हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे 6 का ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसको हम शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। और ये सौरमंडल के बारे में आपको पढ़ने को इसमें मिलता है। और यह आपके लिए या हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको ये जो अध्याय है, खासकर 6 का पहला सौरमंडल के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन में देखने को मिल जाता है। और ये कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं और बार-बार क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आज हम कन्फ्यूजन को दूर करते हुए, उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरा ऐसा कोशिश करेंगे जो कि आपको याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त जब होता है तो आकाश को हम देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा हमको देखने को मिलता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकीले बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। पहले 1 तारा आपको दिखता है, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते हुए आपको आकाश जो है चमकीला दिखना दिखते देखते हैं तो आपको बहुत ही वो रोचक लगता है, दिखने में रोचक दिखता है। आप अपनी उसकी जो है आप उसकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी-छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जो क्या होता है, वो पूरा भर जाता है आकाश, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। क्या होता है? कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। मतलब ऐसा लगता है कि आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, जो कुछ को क्या होता है, कुछ टिमटिमाता हुआ हमें प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पाएँगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट से अलग, कुछ जो है क्या है, टिमटिमाहट से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते, ये मतलब चंद्रमा जैसे नहीं आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार कुछ जो होता है, जो बिना टिमटिमाहट के साथ भी चमकता हुआ नज़र आता है। आगे है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। मतलब जो चमक रहा है उनके साथ-साथ हम चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग-अलग समय पर अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ता है। मतलब ये जो होता है अलग-अलग समय, जैसे अभी शाम हो गया, उसके बाद रात के को देखेंगे तो कुछ और अलग उसका आकार दिखाई देगा। और कुछ बाद में हम सुबह में देखेंगे तो कुछ उसका और अलग दिखाई देगा। तो स्थिति दिखाई पड़ता है। आप जो देखते हैं पूर्ण चंद्र ग्रह या अमावस्या या चंद्रमा की जो हम स्थिति देखते हैं, वो पूर्णिमा के बाद कैसा दिखाई देता है और अमावस्या के बाद कैसा दिखाई देता है, उसकी वर्णन जो है आगे दिया गया है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार, मतलब पूर्ण चंद्र है जो कब दिखता है, तो 1 महीने में 1 बार आपसे पूछा जाता है पूर्ण चंद्र कब दिखता है, तो 1 महीने में 1 बार हम उसको देखते हैं। ये कैसे होता है? यह पूर्ण चंद्र वाली जो रात होती है, इसको पूर्णिमा कहते हैं। जब पूरा चाँद आपको दिख जाएगा, तो वो कैसी रात होगी? तो वो पूर्णिमा वाली रात होगी। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद इसको आप नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। और ये जो होता है नए चंद्रमा की रात्रि होती है। इसमें आपको चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे जो है, ऐसे रात में अगर जो आसमान साफ है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इसकी सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? मतलब दिन में जो है चंद्रमा को हम क्यों नहीं देख पाते, तारे को हम क्यों नहीं देख पाते, ऐसा क्यों होता है? तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य का जो चमक होता है वो बहुत तेज़ होता है और रात की में वो तो डूब जाता है, तो वो दिखता है। और दिन में क्या होता है, सूर्य की चमक के कारण वो जो चमक रहा है वस्तु, वो हमें दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो रात के समय हमें नहीं दिखाई पड़ता है। रात के समय क्या सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है और दिन के समय में हमें चंद्रमा एवं तारे नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब दिन होते हैं
तो सूर्य का तेज प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, जिसके कारण वो हमें नहीं दिखाई पड़ता है, और रात के समय जब सूर्य का अस्त हो जाता है तो वो धीरे-धीरे आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, ये आपको बार-बार पूछा जाता है। खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, वो क्या है? खगोलीय पिंड है। याद कर लीजिए। क्या-क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आपको रात में जो आसमान में है चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, वो सब क्या होता है? खगोलीय पिंड है। याद हो गया होगा आपको। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं। ये जो होता है ये गैसों से बने होते हैं। क्या होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जो गैस से बने हुए हैं, जो बड़े हैं, उनके पास क्या है? ऊष्मा भी है, प्रकाश भी है, जिससे बहुत मात्रा में वो क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। बहुत मात्रा में वो उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड किसको कहते हैं और तारा किसको कहते हैं? जो सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएँ जो रात में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, वो खगोलीय पिंड है। और तारा क्या है? और वो जो तारा जो है खगोलीय पिंड जो भी है जो चमक रहा है उसको क्या बोलता है? उसको तारा बोलता है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ये भी एक आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। सूर्य क्या है? तारा है। याद रखिएगा खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं? तो तारा बोलते हैं। खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं? जो सूर्य, चंद्रमा और सारी वस्तुएँ हैं जो रात को हमको आसमान में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है उसको खगोलीय पिंड बोलते हैं। आगे है और कुछ जो होते हैं खगोलीय पिंड उसके खुद क्या होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। उसमें क्या होता है ये गैसों से खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों जो होती है उनके पास होती है। आगे है जो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। मतलब रात के जो आपको तारा चमकता हुआ दिख रहा है वो सूर्य के समान होता है। लेकिन इसमें जो होता है क्या होता है अंतर उसमें है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। तथा वो अत्यंत क्या करते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। ये चंद्रमा मतलब क्या सूर्य से भी बड़ा-बड़ा आपको तारा दिखाई होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे ये पृथ्वी से बहुत ऊपर है और उसको हम नहीं देख पाते हैं, वो बहुत छोटे-छोटे रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये सूर्य से भी बहुत बड़ा होता है। अपने आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएँ छोटी दिखाई पड़ती हैं। हम जब आसमान में आप हवाई का जहाज़ का सैर करते होंगे, तो आप ऊपर से नीचे या आप नीचे से ही ऊपर आसमान में आप हवाई जहाज़ को देखते हैं तो वो छोटा दिखाई पड़ता है। क्या होता है? वो छोटा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूरी के कारण। अत्यधिक ऊँचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। वही है जो अत्यधिक ऊँचाई पर आप हम देखते हैं जो हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो वो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन आप उसको नज़दीक से देखेंगे तो वो बड़ा दिखाई पड़ता है। बड़ा दिखाई पड़ता है। रात्रि के जो रात्रि के समय रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति हम जो ये जो आकृति आपको दिख रहा है, जो रात को हम देखते हैं तो हमें अनेक आकृति देखने को मिलती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो भी आप विभिन्न आकृति देख रहे हैं वो क्या है? नक्षत्र मंडल है। क्या है ये? नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपसे पूछता है जो नक्षत्र मंडल कितने हैं? तो 2 हैं। कौन-कौन है? मेजर और बिग बियर। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो विभिन्न जो समूह है तारों का उसको क्या बोलते हैं? ये उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो विभिन्न समूहों से बनाई गई विविध आकृति होती है उसको क्या बोलता है? नक्षत्र मंडल बोलता है। और नक्षत्र मंडल कौन-कौन से हैं? एक अर्सा मेजर है और एक बिग बियर है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार-बार आपसे पूछा जाता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाली जो होता है वो नक्षत्र मंडल होता है। क्या होता है? बहुत आसानी से उसको आप पहचान लेंगे। जैसे क्या होता है? सप्तऋषि। 7 ऋषियों का जो समूह है उसको क्या बोलता है? सप्तऋषि होता है। ये 7 संत हैं। क्या है? इसको 7 संत भी मतलब इसको ऋषि संत भी बोला जाता है। ये सप्त 7 हैं। मतलब सप्त मतलब क्या होता है? 7 ऋषि मतलब संत मतलब 7 संत 7 संत
सात ये संति इसको इसीलिए इसको सप्तऋषि बोला जाता है। यह 7 तारों का समूह है। ये क्या है? ये 7 तारों का समूह है जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए 7 तारों का समूह। ये जो आपको दिख रहा है ये 7 तारों का समूह है। इसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। आगे है, ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इतना को आप जो हम देख रहे हैं इतना सा, ये जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। ये जो देख रहे हैं ये अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान से अधिक मतलब आपको जो है कहता है, जो दिखाने के लिए कितने तारों का समूह को दिखाने के लिए कह रहा है। प्राचीन समय में लोग जो होता था क्या करते थे? दिशा का निर्धारण जो करते थे वो तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग कैसे दिशा का निर्धारण करते थे? तो तारों की सहायता से। उत्तरी तारा जो होता था वो उत्तर दिशा में उगता था। उत्तरी तारा जो होता था किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में उगता था। उत्तर दिशा में आप जहाँ खड़ा होते हैं उस दिशा के रूप में आप देख सकते हैं उत्तर दिशा कहाँ पर है। उत्तर दिशा में उगता है। तो उत्तरी दिशा जो होता है उसको बताता है कौन? जो उत्तर दिशा में उगता है उसको उत्तरी दिशा को बताता है। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। यहाँ पर देखिए, तो उत्तर दिशा को जो बता रहा है ये क्या हो गया? ध्रुव तारा हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ध्रुव तारा। कौन दिशा बता रहा है? तो उत्तरी दिशा को ये संकेतक है। ये जो 2 तारे आपको दिख रहे हैं ये संकेतक हैं। 2 तारे एक साथ जब दिखता है और उसको एक सीधी लाइन में आप ले जाएँगे तो आपको ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। हो गया? आगे हम चलते हैं तो देखते हैं, यह आसमान में हमेशा एक ही मतलब ये जो ध्रुव तारा होता है ये आसमान में एक ही जगह पर आपको मिलेगा देखने को। ये एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों को स्थिति को जान सकते हैं। हम अभी दिखाए थे आपको सप्तऋषि की सहायता से आपको ध्रुव तारा कैसे देख सकते हैं। इसमें आप हम देखें, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे को इंगित करेगी। आपको हम अभी दिखाए थे कैसे इंगित। एक सप्त एक तारा 2 तारा से एक सीधे ध्रुव तारा की ओर संकेत, एक काल्पनिक रेखा आप खींचकर संकेतक के रूप में आप ध्रुव तारा को पहचान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते। कुछ खगोलीय पिंडों जो होती हैं उसमें प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। या क्या क्या होते हैं? तारे जैसे सूरज हो गए ये सब इस सब से प्रकाश लेता है और उससे प्रकाशित होता है। ऐसे पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ऐसे जो अपने से उसका प्रकाश नहीं है, अपना खुद प्रकाश नहीं है, नहीं खुद ऊष्मा है, वो किसी और से ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? प्लेनेट। अंग्रेजी में इसको प्लेनेट बोला जाता है। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस जहाँ पर हम रह रहे हैं अर्थात चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, एक ये क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ग्रह किसे कहते हैं? जिसकी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है, प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते, ये किसी और से अपना प्रकाशित होता है, किसी और से वो प्रकाशित होता है। ऐसे पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ग्रह क्या है? एक ग्रीक भाषा है जिससे ये लिया गया है। प्लेनेट है, ये जो किस ग्रीक भाषा से लिया गया है? प्लेनेटाइट से यह लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक होता है। और यह जो होता है ग्रह जो होता है क्या करता है? किसी और से अपना प्रकाश लेता है। और एक पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। इतना ही इसमें लिखा हुआ है। और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको से ये बार-बार पूछा जाता है ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह का ग्रीक शब्द क्या है? किससे बना हुआ है? पृथ्वी हमारा क्या है? ये सब आपसे पूछा जाता है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य किससे लेता है? पृथ्वी जो है किससे अपना ऊष्मा और प्रकाश लेता है? तो सूर्य से लेता है। किससे लेता है? सूर्य से लेता है। प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ये
पृथ्वी के नज़दीक का तारा का नाम क्या है? सूर्य। सूर्य से क्या लेता है? ऊष्मा और प्रकाश पृथ्वी लेता है और वो आपको जो दिन और रात दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे और जो भी आपको पर्यावरण में दिखाई सूर्य के रूप में आपको देखते हैं, जो सूर्य आपको दिखाई देता है तो पूरा इजोर या जैसे पूरा आपको दिखने लगता है सब सामान या अंधेरा होता है, तो वो आपको नहीं दिखता है। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा ये सब क्या है? एक ग्रह हैं और किससे ये प्रकाशित होते हैं? तो सूर्य से वो ऊष्मा लेता है और आपको वो दिखता है। वही आगे लिखा हुआ है, सूर्य से ये ऊष्मा क्या करती है? प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य जो है सबसे पृथ्वी का नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर या यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। मतलब जब हम ऊपर से देखेंगे तो पृथ्वी भी चमकती हुई हमें प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रह है और ग्रह जो होता है किसी और से ऊष्मा लेता है जिसके कारण वो चमकता है। पृथ्वी भी चमकता है और चंद्रमा भी आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ रोचक तत्व है, कुछ रोचक तत्व में जैसे देखिए बृहस्पति, शनि और यूरेनस क्या होता है? इसके चारों ओर छल्ले होते हैं। आपसे पूछता है चारों ओर किसके छल्ले होते हैं? तो शनि के, यूरेनस के और बृहस्पति के। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे-छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आगे हम चलते हैं, तो ये देखिए आपको दिखाया गया है। आपको हम छोटा करके दिखाते हैं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको शुक्र मिल रहा है, पृथ्वी है, उसके बाद बुध है, शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल और क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह हैं। ये सब क्या है? दूरी जो है इसका 1 मिलियन का कितना होता है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ये सब आंतरिक ग्रह हैं। क्या है? ये सब सूर्य के बाद जो भी हैं, शुक्र हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति है, मंगल, ये सब क्या है? आंतरिक ग्रह हैं और ये एक एक क्षुद्र पट्टी है। उसके बाद जो होता है वो बाह्य ग्रह होता है। तो बाह्य ग्रह में देखेंगे तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, ये सब क्या है? बाह्य ग्रह है। यूरेनस है और नेपच्यून है, ये सब क्या है? बाह्य ग्रह है। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपसे डेटा पूछा जाता है, तो डेटा इसका जो दिया हुआ है, डेटा के रूप में आपसे पूछा जाता है कि इसके पास कितने उपग्रह हैं, इसकी दूरी कितना है और यह कितने दिन परिक्रमण करता है, कितने दिन में परिभ्रमण करता है, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बुध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बुध के बारे में आप जब देखेंगे तो बुध की कितना है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जब करता है, जब वो सूर्य की एक परिक्रमा करता है तो 88 दिन में करता है। और अपने अक्ष पर जब ये परिक्रमा करता है, खुद अपने अक्ष पर ये जब घूमता है तो वो ये कितने दिन में? 59 दिन में। और परिक्रमा जब सूर्य की करता है, वो कितने दिन में? 88 दिन में। और शुक्र को जब हम देखते हैं तो शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 255 दिन कस किसके जब सूर्य को करता है तो वो परिक्रमण हो गया, जब खुद अपने अक्ष में भी घूम रहा है तो वो घूर्णन हो गया। जब अपने अक्ष पे घूमेगा तो वो घूर्णन हो जाएगा, जब दूसरे की ओर चक्कर लगाएगा वो परिक्रमण हो गया। जैसे ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो वो परिक्रमा हो गया और जब अपने अक्ष पे वो जब घूमेगा तो वो क्या हो जाएगा? घूर्णन कहलाएगा। तो घूर्णन कब करता है? कितने दिन करता है? तो 243 दिन। 243 दिन शुक्र जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और परिक्रमा जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जब वो करता है तो 255 दिन में करता है। बुध कितना दिन में करता है? तो बुध एक परिक्रमा जो है सूर्य का करता है, एक परिक्रमा 88 दिन में और अक्ष पर जो घूमता है वह 59 दिन में। आपसे ये सूर्य के बारे में जो बुध के बारे में खासकर आपसे बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी कितना करता है? पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना दिन में? आप जानते हैं 365 या 366 दिन। और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? तो 1 दिन में 24 घंटा में ये अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, जिससे दिन और रात आपको होते हुए दिखाई देता है। और इसके पास जो है एक उपग्रह भी है, एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ये उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। एक ही सिर्फ़ चंद्रमा है जिसकी संख्या क्या है? 1 है। और चौथा है क्या? मंगल। मंगल के जो होता है एक परिक्रमा करने में 687 दिन, 687 डे।
इतने दिन में ये एक परिक्रमा कर लेता है। कौन? तो मंगल। और अपने अक्ष पर कितना दिन में घूर्णन करता है? तो 1 दिन में। जैसे पृथ्वी कर रहा है उसी प्रकार मंगल भी कर रहा है। कितने दिन में? 1 दिन में। आगे है, आगे देखिए, ये है बाह्य ग्रह। ये क्या है? बाह्य ग्रह। पृथ्वी के बाद अब हम मंगल के बाद देखेंगे तो 5वां है बृहस्पति। बृहस्पति हो जाए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? तो ये आपसे पूछता है जो बृहस्पति के बारे में। 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल जो है एक परिक्रमा करने में सूर्य का ये लगा देता है। और अपने अक्ष पर जब ये घूमता है तो 9 घंटे 56 मिनट में ये अपने अक्ष पर ये घूम जाता है। और इसमें पृथ्वी जो चंद्रमा की संख्या है इसके 53 है। कितना? 53 इसमें चंद्रमा है। 53 चंद्रमा की संख्या है। अपने अक्ष पर ये जब घूमता है, घूर्णन करता है तो ये 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है। और सूर्य की जब ये परिक्रमा करता है, परिक्रमण करता है, तो 11 साल 11 महीने में करता है, लगभग 12 साल में करता है। शनि के बारे में देखेंगे तो शनि जो है सूर्य का परिक्रमा जो है एक बार 29 साल 5 महीने में। ये आपसे, ये हम क्वेश्चन को बहुत क्वेश्चन बार देखेंगे क्वेश्चन को। जो शनि जो है एक बार जो होता है एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना साल लगाता है? तो 29 साल 5 महीने लगाता है। और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में कितना? तो 10 घंटे 40 मिनट जो है अपने अक्ष पर जो घूम घूम लेता है। और इसके पास चंद्रमा कितना है? तो 53 है। कितना है? 53 है। आगे है यूरेनस। क्या करना है? जियोलॉजी का हो जाएगा, जी पृथ्वी का अध्ययन। उसी में जियो के साथ हम मैट्रिक जोड़ेंगे तो जियो का मापन, और जियो के साथ हम आयत जोड़ेंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जो इसमें जियो के साथ हम 3 शब्द जोड़ते हैं तो तीनों का अर्थ बदल जाता है। तो जियोलॉजी का अर्थ हो गया पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का अर्थ हो गया पृथ्वी का मापन, और जियो आयत का अर्थ हो गया पृथ्वी के आकार के अनुरूप। आगे हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। हम सूर्य के और पृथ्वी की दूरी के बारे में पढ़े। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और हम आगे पढ़ेंगे तो ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होता है? हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह। कितने हैं? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 मंडल। आपसे पूछा जाता है सौर मंडल में कितने ग्रह? तो 8 ग्रह। तो ये जो होता है दूरी के आधार पर हम देखेंगे। आपसे दूरी के आधार पर भी पूछा जाता है जो किसके बाद कौन ग्रह आते हैं। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में हम पढ़े हैं। उसी के प्रकार ये दूरी के ही आधार पर आपको दिखाया गया है। तो दूरी के आधार पर हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन? तो बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये दूरी के अनुसार है। तो सबसे पहले 4 ग्रह को हम निकालेंगे तो इसमें 4 ग्रह कौन-कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह में देखेंगे तो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये बाह्य ग्रह हैं। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, सब दूरी के अनुसार ही दिया गया है। पृथ्वी सूर्य का जो होता है ये तीसरा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? आपसे पूछा जाता है सूर्य पृथ्वी का कौन कौन सा ग्रह है? तो तीसरा दूरी के अनुसार है। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप हर वर्ड के शुरू के जो अक्षर हैं उससे आप निकाल सकते हैं एम, भी, ई, एम, जे, एस, यू और एन को अंग्रेजी में उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के जो जो भी 8 ग्रह ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का आप देखे थे जो कितना दिन में कौन घूर्णन कर रहा है, कितना दिन में कौन परिक्रमा कर रहा है। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। किसमें? तो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कक्षा कहलाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। यह कक्षा कहलाते हैं। बुध जो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और आपसे पूछा जाता है सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? तो बुध है। ये इम्पोर्टेंट है। बुध है क्या? सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह किसे कहा जाता है? तो बुध को कहा जाता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। आपसे आप तो देखे भी हैं कि सूर्य की जो एक चक्कर लगाता है तो इसको कितना दिन? तो 88 दिन लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सूर्य क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब सारे इंपॉर्टेंट हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। याद कर लीजिए, सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सूर्य
जो है सबसे सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? तो बुध है। कौन है? तो बुध है। क्योंकि इस अब आगे हम पढ़ते हैं, तो इसको किसको जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को, क्योंकि इसका आकार क्यों एवं आकृति है जब लगभग पृथ्वी के समान होती है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आकार और आकृति जो है सब क्या है? पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो भी था, क्या था? एक ग्रह था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 पूछता है जो कब इनको ग्रह के अथी से निकाला गया, रूप से निकाला गया, तो इसमें निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपना निर्णय अगस्त 2006 में लिया कि कुछ खास जो होता है कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड, इसका नाम भी पूछ लेता है, जो इसका नाम क्या था? तो 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते थे। कुछ समय पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह, इसको बौने ग्रह से के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्लूटो को बौने ग्रह के नाम से भी जाना जाता था। इसको 2006 में जो है इसको निकाल दिया गया, एक ग्रह के रूप में नहीं माना गया और इसको बौने ग्रह माना गया। आगे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में हमको बताते हैं उसको क्या बोला जाता है? खगोल शास्त्री बोला जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोल शास्त्री, प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह एवं चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, और इन्होंने ही बताया था कि जो चंद्रमा हैं, पृथ्वी हैं, ये क्या है? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने आज जो भी लगे हुए हैं, सब इनके रहस्यों को खगोलविद जो लगे हुए हैं ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आगे है पृथ्वी। हम 2 के बारे में पढ़ लिए हैं, अब आगे है पृथ्वी के बारे में। बुध और शुक्र के बारे में हम पढ़े, और पृथ्वी के बारे में हम जब देखते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं क्या आप जानते हैं? थोड़ा-सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो लगभग ये आपको दूरी के बारे में दिया हुआ गया है, जो प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख पर किलोमीटर प्रति सेकंड है। आपसे पूछा जाता है प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना मिनट? 8 मिनट समय लगता है। कितना मिनट? पृथ्वी को जो है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश होने में कितना मिनट? 8 मिनट, कहीं-कहीं 8, 10, 8, 15, 8, 5, 8, 20 ऐसे-ऐसे दिया गया है, लगभग दिया हुआ है, तो 8 मिनट है। और गति इसका कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश होने में 8 मिनट। पृथ्वी के बारे में जब पढ़ते हैं तो सूर्य से दूरी के हिसाब में ये क्या है? तीसरा ग्रह है। आप देखे थे सूर्य की दूरी के हिसाब में क्या है? ये तीसरा ग्रह है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी आता है। तो क्या है ये? पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह आकार में यह 5वां ग्रह है, और आकार में ये क्या है? 5वां ग्रह है। आकार जब हम देखते हैं तो इसमें 5वां है, लेकिन सूर्य की दूरी के अनुसार ये तीसरा है, आकार में ये 5वां है, याद रखिएगा। आकार में कितना? तो 5वां, और सूर्य की दूरी के हिसाब से कितना? तो तीसरा, याद हो गया होगा। यह ध्रुवों के पास छोटी चपटी है, थोड़ी-सी चपटी, ये ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ा-सा चिपटा हुआ है। ये ध्रुव के पास जो है थोड़ा-सा चिपटा हुआ है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव कहा जाता है, और चिपटे होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? तो भू-आव कहा जाता है। भू-आव का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार मतलब इसको पृथ्वी के जो समान आकार है उसको भू-आव कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो गर्म अधिक ना ही गर्म होती है, और ना ही अधिक पृथ्वी जो ना ही अधिक गर्म होती है, ना ही अधिक ठंडा होता है। यही यहाँ पानी एवं वायु क्या है? उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और के लिए आवश्यक भी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद, वायु में क्या है? ऑक्सीजन मौजूद है। ओ टू, ये इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो होता है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, और यही कारण है जो पृथ्वी जो है सौरमंडल का क्या है? सबसे अनोखा ग्रह है। फिर अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला।
आपसे पूछा जाता है जो अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? तो नीला दिखाई देगा। आप ये एकदम याद रख लीजिए। क्योंकि इसकी 2 तिहाई सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये 2/3 जो है ये पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है, ये पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी कैसा है ऊपर से दिखाई में देता है हमें? तो नीला दिखाई देता है, क्यों देता है? क्योंकि ये जो 2 तिहाई जो है ये पानी से ढका हुआ है और इसके लिए इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को किस ग्रह से नाम नाम से भी जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे है जो ये जो देखिए रोचक तथ्य दिया गया है, ये आपसे बार-बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। डेट के साथ आप इसको याद रखिएगा, डेट भी पूछा जाता है और कौन गए थे इनके बारे में भी पूछा जाता है और कौन मिशन था ये भी आप याद रखते हैं तो अपोलो जो सैटेलाइट थे वो गई थी, वो इसपे नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ये 20 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रांग जो है पहुँचे थे कहाँ? तो चंद्रमा पे। चंद्रमा की सतह पर अपना कदम सबसे पहले चंद्रमा पर जो है अपना कदम इन्होंने ही रखा था। तो ये आप याद रखिएगा चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा को हम जब पढ़ते हैं तो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका क्या नाम है? तो चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी पर जो है सिर्फ़ एक उपग्रह है जो चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। ये जो चित्र है जो अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है। इसका व्यास जो होता है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये बहुत नज़दीक है इसीलिए यह इतना बड़ा प्रतीत हमको होता है। आगे है जो यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी पूछता है तो आप बताता है जो ऑप्शन में आपको भी मिलता है ये कितना है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। सूर्य की और पृथ्वी की जो दूरी थी वो कितना थी? तो 15 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर। आगे हम पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या है? तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य जो होता है सूर्य के चारों ओर जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैसे? जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी प्रकार उपग्रह जो है एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर अपना चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित सैटेलाइट जो होता है एक कृत्रिम पिंड है। ये क्या है? एक कृत्रिम पिंड है। ये एक कृत्रिम सैटेलाइट है। इसको सैटेलाइट यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है। इसको क्या होता है? ये वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है और जिसका उपयोग ब्रह्मांड के के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह जो है पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है और ये जो है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और संचार माध्यम के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी हम नेटवर्क को देख रहे हैं इसके माध्यम से उपग्रह के माध्यम से आप चला रहे हैं या कुछ भी जो काम हो रहा है उसका हम लेखा-जोखा देखना, उसका निरीक्षण करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना वो सैटेलाइट से हम करते हैं, उपग्रह से हम कर रहे हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है और यह इसको जो है रॉकेट के द्वारा देखिए एक प्रोसेस आपको बताया जाया है रॉकेट के द्वारा जा रहा है और रॉकेट जो है रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना ये जो है पृथ्वी पर गिर रहा है और उपग्रह जो है ये कक्षा में प्रवेश कर गया। ये क्या है? मानव निर्मित है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। क्या-क्या है? इनसेट, आईआरएस और एडुसेट इत्यादि क्या है? ये भारतीय उपग्रह हैं। आगे है पृथ्वी जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। आपसे पूछा जाता है जो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में? तो 27 दिन में पूर्ण करता है। लगभग इतने दिन में ही अपने अक्ष पर ये एक चक्कर पूरा कर लेता है और ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कितने दिन में? 27 दिन में और पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में? 27 दिनों में।
इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जो पृथ्वी से है, जो चंद्रमा का जो है केवल एक ही भाग हमको दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, पत्थर, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। क्या करता है जो पृथ्वी के अनुसार और चंद्रमा के जो जीवन हैं उनके अनुरूप वहाँ पर नहीं है, चंद्रमा पर जीवन नहीं है, अनुकूल नहीं है। इसकी जो सतह है, सतह पर पृथ्वी की सतह पर जैसे पत्थर, जैसे यहाँ पर पत्थर, पहाड़ ये सब मिलते हैं, वहाँ पर भी यही सब है, लेकिन यहाँ पर जो है छाया है, छाया बनाते हैं। सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। मतलब जब पूर्णिमा होता है तो इनकी छाया को अब गड्ढे के रूप में ये देखिए, जैसे ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार वहाँ पर एक गड्ढे के रूप में जब चंद्रमा में होता है, जैसे आप दाग के रूप में अब जिसको कहते हैं चंद्रमा पे दाग हो गया है, तो वही सब आपको दिखाई देता है। अब है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? तारों, ग्रहों एवं आपको जो पट्टी दिखा था आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में, आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में एक छोटा-सा जो पट्टी दिखा था, उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और पूछा जाता है जो क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति, ये जो मंगल हो गए और ये बृहस्पति हो गए, इनके बीच जो होता है ये क्षुद्र ग्रह कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। किसके? तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच कौन ग्रह पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो होता है ग्रह के ही भाग होते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत ही पहले क्या होता है, विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे और बहुत दिनों विस्फोट हुआ था, उसके बाद यह ग्रहों से टूटकर अलग हो गया था। चलिए इसको हम समझ लिए थे। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पूछता है जो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं और क्षुद्र ग्रह के किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, याद रखिएगा। अब उसको याद करने के बाद आप देखेंगे तो उल्कापिंड क्या है? तो उल्कापिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है पत्थर, छोटा-छोटा पत्थर जो चक्कर लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी-कभी ये उल्कापिंड जो होता है पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रकृति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ये जो होता है इतने नज़दीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर भी गिरने की हो जाती है इनकी पृथ्वी पर। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं और क्या होता है, ये वायु के साथ जब ये घर्षण इसका होता है, ये गर्म हो जाता है। जब ये गर्म होता है तो इससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है ये? चमकदार इससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी-कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले हुए पृथ्वी पर गिरता है, जिसे धरातल पर गड्ढे और यह जो है कभी-कभी जल जाता है, जले हुए प्रतीत जल के ये पृथ्वी पर गिरता है तो ये इसमें पृथ्वी के जो होते हैं गड्ढे हो जाते हैं। आगे है, क्या आप अपने तारों वाले क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की सतह की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है? लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मतलब मिल्की वे है। इसको क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। यह जो होता है हमारा सौरमंडल, इसे आकाशगंगा का एक सौरमंडल क्या है? एक आकाशगंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। किससे की गई थी? तो एक बहती हुई नदी से इसकी कल्पना की गई थी। किसकी? तो आकाशगंगा की। इसकी जो है इसका नाम कैसे पड़ा? तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ गया आकाशगंगा। तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। क्या है? करोड़ों तारों हैं, बादल हैं, गैस हैं, ये सब का एक रूप है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और जब ये सब एक साथ हो जाते हैं तो इसका क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। इसको क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड की विशालता जो होती है एक आप कल्पना कर सकते हैं, ये बहुत ही कठिन है।
वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। किनके बारे में? तो ब्रह्मांड के बारे में। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि अ, हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो चलिए ब्रह्मांड की देखिए, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को हम देखते हैं तो पृथ्वी हो गए, सौरमंडल हो गए, आकाशगंगा हो गई और ब्रह्मांड हो गई। ये सब क्या है? हम उनके हिस्से हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है जो, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। क्या है? हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य का विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं, चित्र में हम देखे थे। तो चलिए, अब ग्रह और तारे के बीच में अंतर है और इसको हम अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं और आपको को लगता है कि आप समझ गए होंगे और इसको आप बना सकते हैं। पूरा आपको याद भी हो गया होगा। एक अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको भी हम अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एक खेल के रूप में दिखाया गया है। सूर्य के बाद क्या आता है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। इस प्रकार से छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा को आप देख सकते हैं लंबाई के अनुसार, वही दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था और ये बार बार यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। एक भी ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आपको नहीं मिलता, अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस अध्याय से ना पूछा गया हो। जैसे देख लीजिए, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो आप अभी पढ़े थे जो किस ग्रह को, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि और आकार और के आकृति में क्या होता है? एक समान पाया जाता है। सूर्य से तीसरा ग्रह देखिए, नजदीक ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो होता है क्या है? सूर्य से सबसे, यहाँ पर पूछा है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो बुध है। और तीसरा ग्रह क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, शुक्र। तो इसके बारे में पढ़ लिए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं दूसरे अध्याय में, जो कि अति महत्वपूर्ण चैप्टर वो भी होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी करने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद।